एक बार भी मणिपुर का उन्होंने जिक्र नहीं किया और पूर्वोत्तर राज्य के किसी भी राज्य का उन्होंने जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वो हिंदुओं की सिर्फ बात करता है, हिंदुओं के लिए, जनमानस के लिए कभी कोई काम नहीं करता। कोई भी जनता में रुचि नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अब तो लोग वोट देने भी जाना नहीं चाहते। मोदी जी ने इन सभी संस्थाओं को तोता बना दिया है, और वो भी उड़ने वाला तोता नहीं बनाया है, इनको पिंजड़े का तोता बना दिया है। जो मर्जी हो करिए आप, लेकिन सिर्फ 4 जून तक। 4 जून के बाद आप लोगों की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता टाटा बाय बाय करने वाली है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश नीति में। सर, सबसे पहले तो आपको अमृतकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अमृतकाल में जी रहे हैं, लेकिन 2019 से 2024 5 साल बीत गया। राम जी भी आ ही गए हैं, लेकिन लोकतंत्र थोड़ा बीमार सा लग रहा है। बीमार इसलिए लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कल पहला चरण का मतदान हुआ, 102 सीटों पर वोट पड़ी, और नागालैंड में 6 राज्यों में 4 लाख वोटर्स थे, एक भी वोट नहीं पड़ा। मिजोरम में देखा गया कई जगहों पर ईवीएम तोड़फोड़ हुई, फायरिंग हुई, तमाम चीज़ें हुई। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत विषम परिस्थिति में आज के समय में हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की संप्रभुता के लिए, इस हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए और इसकी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया, अपने प्राणों की बलि दिया। तब हम 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हम गुलामी से आजादी की तरफ हम अपने जीवन को लेकर के जा पाए। लेकिन वर्तमान ऐसी परिस्थिति में जब हम कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है देश में, जो देश के लोगों की बात करती है, देश के महिलाओं की बात करती है, गरीबों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, लेकिन सिर्फ यह सरकार बात करती है। इस सरकार ने ना तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ना तो इसकी संविधान की रक्षा के लिए, और ना ही इस सरकार ने कोई ऐसा बंदोबस्त किया जिससे हमारे देश के लोग ये मान सके कि हम एक बेहतर सरकार के नेतृत्व में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपने मिजोरम की बात किया, नागालैंड की बात किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने एएनआई का एक इंटरव्यू देखा होगा अभी हाल के दिनों में, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने, जी सर, मणिपुर की जो घटना थी, उस घटना ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया को शर्मसार किया। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं, जो हिंदुस्तान के साथ अपने बड़े लोकतंत्र का एक, जिनके पास एक प्रभाव है दुनिया में कि हम एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी लोकतांत्रिक देशों ने मणिपुर की घटना को लेकर के चिंता जाहिर किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का 1 घंटा तो ऊपर का इंटरव्यू था, और एक बार भी मणिपुर का उन्होंने जिक्र नहीं किया, और पूर्वोत्तर राज्य के किसी भी राज्य का उन्होंने जिक्र नहीं किया। अपने वोट को लेकर के मापदंड तो सेट करते हैं, लेकिन कभी भी वहां के लोगों की चिंता नहीं करते हैं। गोलियां चलना, फायरिंग होना, बूथों तक नहीं जाना, वोट नहीं देना, ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक संकेत है। लेकिन जो विविधता की बात आप कर रहे हैं वो उनके भाषणों में भी नहीं दिख रहा है। जो इलेक्शन कैंपेन जो 2024 इस लोकसभा चुनाव में जितना भी कैंपेन उन्होंने किया है, पूरा भाषण उनका हिंदू को ही टारगेट करते हुए दिख रहा है। कहीं पर भी वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर सभी धर्मों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो गांव का कार्यकर्ता हो और चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो हिंदुओं की सिर्फ बात करता है, हिंदुओं के लिए, जनमानस के लिए कभी कोई काम नहीं करता है। 2 करोड़ नौकरी देने की बात आपने कही थी, तो उसमें हिंदू भी थे ना। आपने कहा था कि 15 लाख रुपए हम खाते में देंगे, तो उसमें तो हिंदू भी थे। सरकार इस तरह की व्यवस्था बना चुकी है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, किसी के घर पर भी कभी भी रेड करा दी जाती है। लेकिन प्रीतम जी, एक बहुत अच्छी बात इसमें यह हुआ है, और आप भी अन्य लोगों से जब बात करिएगा तो आप भी इस चीज को महसूस करिएगा कि अब ईडी और सीबीआई या आईटी के लोग कभी भी किसी के घर पर रेड करते हैं तो हिंदुस्तान की जनता उसको चोर की नजर से नहीं देखती है। वो उसको मानती है कि ये सरकार से लड़ने वाला व्यक्ति है, सरकार के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला व्यक्ति है, इसलिए ये ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। पहले के जमाने में जब किसी घर ईडी और सीबीआई जाती थी तो ये माना जाता था कि उसने भारत की चोरी किया है, भारत के कर की चोरी किया है। लेकिन आज के समय में अगर किसी घर ईडी सीबीआई जाती है तो ये माना जाता है कि भारत सरकार से वो लड़ रहा है,
भारत सरकार से मुकाबला कर रहा है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई और आईटी के लोगों को भेज रही है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे, कर्ज की बात की आपने, चाहे आप ईडी सीबीआई की बात की, उस पर आएंगे, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि फर्स्ट पहले फेज का जो वोटिंग हुआ उसके बाद आपके नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का के लिए जो है फर्स्ट शो ही पूरा फ्लॉप साबित हुआ है। इसका क्या मायने रखा जाए, क्या मतलब है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत ही पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक लीडर हैं। वो बुनियादी चीजों को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति किस दिशा में मूव। भारतीय जनता पार्टी इस समय एनडीए जो उनका अलायंस है वो पूरी तरह से इंडिया अलायंस के सामने घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और दुर्भाग्य देखिए कि जो चुनाव आयोग इतना ढिढोरा पीटता है, जो चुनाव आयोग इतना ढकोसला बनाता है, वो चुनाव आयोग वोट के बढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं कर पाया। कोई भी जनता में रुचि नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अब तो लोग वोट देने भी जाना नहीं चाहते। कई सीटों पर यह भी आरोप लगा, कई मुस्लिम लोगों का आरोप लगा कि हमारा नाम लिस्ट से गायब है। कई गांव में हिंदू जो क्षत्रिय समाज के जो ठाकुर के गांव हैं वो वोट तक देने नहीं गए। यहाँ तक कि वीडियो भी वायरल हुआ कि बीजेपी कैंडिडेट के बेटे और जो कैंडिडेट है खुद पैर पकड़ रहे हैं, हाथ पांव पकड़ रहे हैं गांव के लोगों का, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और नहीं दिया उन्होंने बीजेपी को वोट ही नहीं गिराया। जनता अब देना ही नहीं चाहती है वोट इनको, और बूथ तक जाना ही नहीं चाहती है। इसलिए कि अगर इन्होंने काम किया होता, भारत की जनता बहुत भावुक है, भारत की एक दिल से किसी को मानती है, किसी की इज्जत करती है, लेकिन जब उसको ठगा जाता है, जब उसका दोहन किया जाता है, जब उसका शोषण किया जाता है, और खास तौर पर सरकार के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे जो लोग हैं उनको इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने वोट में भागीदार न बन करके भी एक संकेत दिया है कि तुम्हारे झूठ से हम अब आगे जा चुके हैं, तुमसे अब हम दूर होना चाहते हैं और एक इंडिया अलायंस के साथ हम जाना चाहते हैं और उनके शासनकाल को हम देखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं क्योंकि इस बार जो जब से आचार संहिता लागू हुआ है उसके बाद से मोदी जी पर बाकी पार्टी के बीजेपी के तमाम नेताओं को छोड़ भी दिया जाए तो जो शीर्ष मोदी जी जो हैं उन पर ही खुद कई सारी शिकायतें दर्ज हुई, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यूज़ करने का हो, चाहे धर्म के नाम पर वोट मांगने का, बार बार वोट मांगने का हो। इस तमाम बातों को लेकर शिकायत दर्ज हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए प्रीतम जी, भारत की जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, जिस नजरिए से इन संस्थाओं का निर्माण किया गया था, वो सरकारों के समकक्ष एक ऐसी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई थी जिस पर भारत की जनता विश्वास कर सके। ये संस्थाएं डेमोक्रेटिक थी, इन संस्थाओं में लोकतंत्र था, इन संस्थाओं के सामने कोई भी सरकार होती थी तो हिल जाती थी। आपने देखा होगा एक जमाने में कि भारत के न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनको कोर्ट के द्वारा हार मिली थी। अगर इंदिरा जी चाहिए होती तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन एक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है, एक भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था वाला नेता है, वो विश्वास करता है भारत की न्यायपालिका में, भारत के चुनाव आयोग में, भारत की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उन पर विश्वास करता है। लेकिन मोदी जी ने इन सभी संस्थाओं को तोता बना दिया है, और वो भी उड़ने वाला तोता नहीं बनाया है, इनको पिंजरे का तोता बना दिया है। जिस समय में आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई चाहे इलेक्शन कमीशन वो सभी जो है पिंजरे वाला तोता बन चुका है, वैसे समय में जो है सुप्रीम कोर्ट भी एक संस्था है जिसने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश किया, खुलासा किया, जनता के सामने लाया, असंवैधानिक करार दिया। ऐसे एक संस्था को, जो देश की एक संस्था है, जो स्वतंत्र संस्था है, उसे मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं उनके फैसलों को लेकर कि वो लोग पछताएंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। उनके जो इस सरकार के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका एक इंटरव्यू में बयान आता है कि फिर से जब हम सरकार बनाएंगे, लौटेंगे सरकार में, तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से डिस्कस करके फिर से लाने का काम करेंगे। निर्मला सीतारमण जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था तो उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था प्रीतम जी। लेकिन आपको याद होगा
कि उन्होंने साफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके। अब आप प्रीतम जी सोचिए कि एक भारत का वित्त मंत्री अगर ये कहता हो, आपने देखा होगा 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ था, 1952 से लेकर के और 2024 तक बहुत सारे लोकसभा के ऐसे चुनाव हुए और विधानसभाओं के चुनाव हुए जब लोगों ने पैसे न रहते हुए भी चुनाव में पार्टिसिपेट किए और अपने। और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अगर बात पैसे की है तो ये उस पार्टी की वित्त मंत्री बोल रही है, वित्त मंत्री छोड़िए, उस पार्टी की मेंबर बोल रही है जिस पार्टी के पास सबसे बड़ा चंदा का सबसे बड़ा हिस्सा 12,000 करोड़, और अगर उसकी पार्टी उसे चाहती है कि ये चुनाव लड़े, उसे इतना पैसा नहीं दे पा रही है कि वो एक चुनाव लड़ पाए। आखिर कितना पैसा चाहिए उनको चुनाव लड़ने के लिए? 12,000 करोड़ कम पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए भारत में जिन्होंने लोगों के सामने अपने कुर्ते के नीचे का धागा पकड़ करके फैला दिया जनमानस के सामने, और भारत में की जनता ने इतना पैसा दे दिया कि जनता के पैसे से लोग चुनाव लड़े और जीत करके चले आए। तो ये तो महिला थी, वित्त मंत्री थी, ये भी अपने साड़ी का आंचल फैला देती तो भारत की जनता इतनी हृदय से स्वीकार करती है कि इनको पैसा दे देती और ये चुनाव लड़ लेती। इन्होंने हार के डर से इंडिया अलायंस के सामने लड़ना बेहतर नहीं समझा। जो मर्जी हो करिए आप, लेकिन सिर्फ 4 जून तक, 4 जून के बाद आप लोगों की विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता टाटा बाय बाय करने वाली है। क्या जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट नया लिस्ट जितना भी जारी किया अब तक, उसमें तमाम सीटों पे जो सिटिंग एमपी है उनका भी टिकट काटकर नए चेहरों को टिकट दिया, क्या इसका यही वजह है कि उनके अंदर एक डर है? क्या वजह क्या है इसके पीछे? ये लीडर कहां रह गए हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोडर बन चुके हैं और इनका काम एक डीलर का हो चुका है। लीडर तो वो होता है जो में अपनी लोकसभा में खड़ा हो और जो बात कहे उसको सरकार पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी की किसी सांसद की हैसियत नहीं है कि लोकसभा क्षेत्र में अपने कोई बात कह दे और बिना मोदी जी की कृपा को उसको कोई काम करा दे। हाल में यह भी देखा गया कि मोदी जी योगी जी मंच पर हैं और उस मंच के पीछे जो बैनर लगा है उसमें मोदी जी का फोटो है और योगी जी गायब है। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये लोग बहुत दावे से, एक शब्द भी आपने नहीं सुना होगा मोदी जी के भाषण में। पूरे उत्तर प्रदेश के कैंपेन को उठा करके देख लीजिए, एक बार भी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने ये कहा हो कि ये डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश के जनमानस को विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। एक बार भी मोदी जी ने नहीं बोला। योगी जी जैसे चलते हैं, आपने देखा होगा जब कलेक्टर साहब क्षेत्र में जाते हैं तो उनके सामने जो पटवारी की हैसियत होती है वही प्रधानमंत्री जी के सामने योगी जी जब जनसभा करते हैं 5,000 की भीड़ नहीं आती है। और वहीं हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब जनसभा करते हैं तो मोदी जी से भी बड़ी बड़ी जनसभा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनमानस में श्री अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वो चरम पर है, और श्री अखिलेश यादव जी को एक उत्तर प्रदेश की जनता भी मानती है, आईना भी मानती है और अपना नेता भी मानती है। क्या इस बार क्या उम्मीद है 2024 में? अगर आपसे उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले, 80 सीटों पे ही बात कर ले, क्या उम्मीद है, किस तरह का रिजल्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, तकरीबन उत्तर प्रदेश में 1,62,000 से ऊपर हमारे पास बूथ हैं जो उत्तर प्रदेश में हमारे चुनाव होने जा रहे हैं। 1,62,000 बूथों पर समाजवादी पार्टी ने अपने बूथ अध्यक्षों को, उनकी कमेटियों को 2022 के चुनाव हारने के बाद से हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इतना बेहतर बनाया है, इतनी अच्छी हमारी एक माइक्रो सिस्टम पे हमारा पूरा बूथ का मैनेजमेंट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनसे हम कड़ा मुकाबला करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो तकरीबन 25 करोड़ आबादी है वो श्री अखिलेश यादव जी पर विश्वास करके परिवर्तन करने जा रही है। पहले लैपटॉप बड़े घरानों की महंगी एक इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करती थी जो सिर्फ बड़े घरानों के बच्चों के पास हुआ करता था, लेकिन हमारे नेता ने श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को महसूस किया उन्होंने कि ये एक ऐसा आधुनिक उपकरण है जो गरीब बच्चों के पास भी अगर रहेगा तो वो शहरी और महंगे जो घरों के लड़के हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और उनसे वो लोग शैक्षिक स्तर पर उनसे वो मुकाबला कर पाएंगे। उसका प्रतिफल ये हुआ कि अब किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, हर सरकार बच्चों को लैपटॉप देने की बात करती है। आखिरी सवाल आपसे करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि 102 सीटों पे वोट हुआ है पहले चरण में, इसमें कितने सीटों की उम्मीद इंडिया गठबंधन कर रही है? देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक और
वहाँ पे सामाजिक पृष्ठभूमि है, लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के हम लोग 8 सीटों पर महसूस किए हैं और देखे हैं बहुत नजदीक से, वो पूरी तरह से कमोबेश वही स्थिति पूरे देश की है, 21 राज्यों की है। 8 सीट में कितने सीटों पे उम्मीद कर रहे हैं आप? 8 सीट में तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 6 से 7 तो हमारी है, इंडिया गठबंधन। 2 सीट किस पे लग रहा है? 2 सीट कौन सा मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, मुश्किल क्या, जैसे क्या है ना कि जीतने के लिए हम लोग 8 सीटों पे कॉन्टेस्ट हमारा 1 to 1 है। जीतने के लिए हम लोग 8 सीट जीत जाएंगे, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सरकारी और प्रशासनिक जो महकमा है ना, उनके द्वारा जिस तरह से नहीं, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सा सीट को आप सबसे ज्यादा कट्टर टक्कर में मानते हैं कि सबसे कठिन टक्कर रहेगा? कौन 2 सीट पे, जो पहले चरण के 8 सीट हुए हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से 2 सीट कौन सा रहेगा जो जिसमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर होगी? जैसे हमारी सहारनपुर कांग्रेस के पास जो सीट है, उसमें बहुत अच्छी फाइट हम लोगों ने किया है और कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार हैं इमरान मसूद जी, उन्होंने भी काफी मतलब प्रतिस्पर्धा करके और जो वहां पे सभाओं के माध्यम से वहां पे लोगों के, तो हमारे नेता की जो अपील थी, हमारे नेता सरदेश श्री अखिलेश यादव जी की जो एक अपील थी, सहारनपुर से लेकर के सीतापुर तक और सीतापुर से लेकर के यूपी के पूर्वी जो हिस्सा है यूपी का सलेमपुर तक, एक इतना लोगों में एक जनसंचार हुआ है, एक इतना ज्यादा जोश और जुनून आया है कि हम कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी, किसी प्रवक्ता से अगर आप बात करेंगे तो कोई ये कहते कि हम ये सीट जीत रहे हैं। हम जहां तक ये मानते हैं कि 8 की 8 सीटों पे हम लोगों ने बेहतर लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छी। मोदी जी ने ट्वीट किया, सुधांशु त्रिवेदी ने इलेक्शन वोटिंग खत्म होने के जस्ट बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जिस तरह का आज का वोटिंग रहा है, पहले चरण का वोटिंग रहा है, बहुत शानदार रहा है, क्लियर हो गया है फर्स्ट चरण के बाद ही, पहले चरण के बाद ही ये साफ हो गया है कि बीजेपी को मैंडेट मिल चुका है, जनता का मैंडेट बीजेपी को मिल चुका है। प्रीतम जी, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना, जैसे मोदी जी हमेशा कह रहे कि अभी तो हमारा 10 वर्ष का जो कार्यकाल था वो ट्रेलर था, अभी तो फिल्म बाकी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रेलर को तो जनता ने पहले खारिज कर दिया, फिल्म की जो पहला 10 मिनट होता है ना, उसी से हिंदुस्तान की जनता ने, वो होता है ना कि पत्र पढ़ने से पहले ही अगर उसका मजमून पता चल जाए तो पता चल जाता है कि पत्र कैसा लिखा गया होगा। उसी तरह से इस फिल्म के मजमून ने बता दिया कि फिल्म कैसी है। सुपर फ्लॉप फिल्म है। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिखाया है, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है और इंडिया गठबंधन आने वाले 4 जून के बाद से एक नई, बेहतर और ऊर्जावान सरकार बनाने जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश नीति के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।